मैं बहुत पीछे लेके जाता हूँ स्पेशली बच्चों के लिए। मैं जब पढ़ता था, जब 7वीं 8वीं की बात करता हूँ, हमारे प्रिंसिपल थे स्वर्गीय उदयभान लाल की बात करता अभी एक चीज याद दिलाइएगा, पारस पत्थर पे कहानी में सुनाऊंगा। तो श्री स्वर्गीय उदयभान लाल श्रीवास्तव जब प्रेयर में आते थे तो बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे पाले मतलब बच्चे विद्यालय के कि दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो सेम या दोयम न बने तो अव्वल ही बने। मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे अपने सोसाइटी के बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो सेम या दोयम न बने तो अव्वल बने, चाहे अपराधी क्यों न बने तो अपराधी बने तो दाऊद इब्राहिम जैसा बने। सोसाइटी का तो नाम होगा। और इन्हीं बच्चों के अंदर भाई अटल बिहारी वाजपेयी या आगने वाले मोदी भी बन सकते हैं, इन्हीं बच्चों के अंदर था। तो उनकी एक सोच थी, परिकल्पना थी। तो अब आगे जो ये था कि पहाड़ पे कैसे पानी वाली जहाज चल पाएगी नहीं चल पाएगी वो मैं दिखाता हूँ। जो चल रही है किसी न किसी आदमी का ही विचार है और सोच है, जो कि पानी वाली जहाज पहाड़ के ऊपर जा रही है। कुछ लोगों को जानकारी है, याद नहीं आ रही होगी। अब कैसे पानी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। ये अब याद आ गया किसी को पनामा नहर के बारे में? पनामा नहर के बारे में किसी को पता है बेटा? आप लोगों को पता होता है बॉल अगर देंगे, अगर उस फुटबॉल तो अगर पानी के अंदर डाल देंगे खाली बाल्टी में, अगर पानी भरते जाएंगे तो फुटबॉल कैसे होगा? ऊपर उठते चला जाएगा। और जब ऊपर उठेगा फुटबॉल तो फिर उसी के सेम लेवल में अगर दूसरा बाल्टी भर देंगे तो उसका फाटक अगर बना देंगे तो फुटबॉल दूसरे वाले में चलाएगा। फिर अगला अगर उससे भी ऊंचा बनाएंगे तो फिर उसको पानी भरेंगे तो और ऊंचा होगा। ऐसे जैसे इसमें पानी भरा गया, पानी वाली जहाज को इसमें लाया गया, टब में पानी भरा गया, फिर ऊपर हो गया, फिर फाटक खोल के दूसरे वाले लेवल में आ गया, फिर इसका लॉक किया गया, फिर इसमें पानी भरा गया, पानी वाली जहाज ऊपर हो गई, फिर उसको आगे दूसरे वाले लेवल में पहुंचाया गया। ऐसी प्रक्रिया जब आगे बढ़ गई तो फिर पानी उसमें से गई, लॉक किया गया, पानी उसका डाउन किया गया तो जब पानी वाली जहाज नीचे आ गई, फिर आगे बढ़ी, फिर उसका पानी डाउन किया गया तो फिर आगे बढ़ी। इस तरह से पहाड़ पे चढ़ के पनामा जो कैनाल है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर रखिएगा कि पानी वाली जहाज उस पे चढ़ती है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के पहले चढ़ती है और फिर उसके बाद उतरती है, इस तरह से नीचे आती है। तो हमारे कहने का मतलब एक मानव का ही सोच था, मानव का ही विचार था। और आप क्या नहीं कर सकते अगर आपने कोई भी ठान ले और उस चीज को ये कर ले, अनुसरण कर ले, कोई भी बच्चे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बच्चे हैं जो बच्चे आएंगे हमारे पास थोड़ा सा, किसी का कोई ड्रीम है, कोई बता मैथ पढ़ाते हैं, आप बोलते बच्चे समझ में आ गया तो बोलते बच्चे हाँ जी सर समझ में आ गया, ताकि उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो इस हेजिटेशन में रह जाते हैं कि अब भी मैं बोलूंगा कि मुझे समझ में नहीं आया तो बाकी बच्चे बोलेंगे स्लो माइंड, बाकी बच्चे बोलेंगे स्लो माइंड है। इसलिए नहीं समझ में आते हुए भी बच्चे बोलते हैं जी सब समझ में आ गया। और ये जान जाओ बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेशर्म बनो। जो बच्चे हैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि बेशर्म बनो। जो बेशर्म रहेगा, मतलब बेशर्म का मतलब नहीं कि बेहाया वाला काम करो, बेशर्म का मतलब शर्म मत करो। ये मत देखो कि बाकी बच्चे हंसेंगे। और ये जान जाओ आज जो आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है, आज अगर आप संकोच बस अगर टीचर पूछ रहे हैं कि बच्चे समझ में आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप बोल दिए कि नहीं जी सर समझ में आ गया, तो आज तो आप ये सोच रहे हो कि बच्चे हंसेंगे अगर मैं बोल दूंगा कि सर समझ गए। अगर ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर लोग हंसे तो आज आपके ऊपर कुछ बच्चे हंस लगे, वो आपके लिए काम की चीज होगी, दोबारा आप पूछ लोगे, आप समझ जाओगे। अब ये जान जाइए कि आज मेरा नाम प्रियाशीष नायक है और मैं बड़ा बनके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छी कमाई करके सोसाइटी में इज्जत कमाऊं और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखूं और अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से करूं और एक बड़ा मुकाम हासिल करूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं भाई बच्चे के लिए। और
किसी बच्चे का कोई एक नहीं है? सब लोग शर्म कर रहे हैं, बच्चे, सारे बच्चे शर्म कर रहे हैं। BLLB की पढ़ाई कर रही हूँ, 3rd ईयर है। मैं बड़ी होके वकील बनना चाहती हूँ और सबको मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोर्ट में देखते हैं, पुलिस से दिक्कतें होती हैं, उसको लाइक सबकी हेल्प करना चाहती हूँ आगे चल के। और पापा को तो खैर वकील की ज़रूरत पड़ती है, तो आगे चल के और बिजनेस में सपोर्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। वो स्पेशल तो नहीं होते हैं ना, जितना हम लोगों का शरीर है वैसे उनका भी शरीर होता है, बस अंतर क्या विचार। अब इसी चीज पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक जलती हुई गीता की चीज है, गीता की चीज जो मुझे जीवन में इंस्पायर किया है। सारी चीजें तो मैं नहीं जानता, कुछ कुछ गीता का जो मैंने जाना वो हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर ज्यादा जानते तो कहाँ पहुँचते, क्योंकि वो चिंगारी लगा लेती है और जब चिंगारी लग जाती है, जानते हैं ना जलन क्या होती है? जलन पहले आग से हाथ जल जाता है तो कैसा रहता है, तो वैसे ही लक्ष्य की जब जलन होती है आदमी तो नींद चैन सब कुछ खत्म हो जाता है, आदमी लक्ष्य के प्रति पागल हो जाता है, लक्ष्य के प्रति पागल हो जाता है। तो जो मैं बात कहने जा रहा था उस चीज पे मैं आता हूँ कि एक जलती हुई माचिस के तीली के स्पर्श मात्र से एक सूखी लकड़ी का पोटा जल उठता है। क्या उस लकड़ी के अंदर वो माचिस की तीली जलती है? क्या उस लकड़ी के अंदर वो माचिस की तीली जलती है? बच्चे अगर बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कोई बच्चा है अगर सुना हो कहानी तो दोबारा बता सकता है कोई बच्चा? कोई बड़ों से भी बताए। ये तो मैंने कई बार बताया। जैसे ठंडी का समय होता है ना, जाड़ा बहुत लगता है, ठंडा बहुत लगता है, तो आदमी लकड़ी का होता है या गवर्नमेंट की व्यवस्था करती है जगह जगह चौक चौराहे पे कि लकड़ी दे देती है, लेकिन लकड़ी को क्यों ना मोटा मोटा रहता है। उस लकड़ी में आग लगाने के लिए क्या करता है? सूखे पत्ते डालता है या उपले डाल देता है या मिट्टी का तेल डालता है। तो सूखे पत्ते उपले ये क्या है? सहायक है, सहायक का काम करता है। तो लकड़ी के अंदर आग लगा देता है तो होता क्या कि बारूद होता है, माचिस जो होती है उस तीली के ऊपर एक बारूद लगा होता है, उसका घर्षण होता है तो फिर उसमें आग लग जाती है और उससे लगाते हैं, मिट्टी का तेल जलाता है, वो पकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे लकड़ी जलने लगती है। तो प्रश्न यही है कि क्या उस एक जलती हुई माचिस की तीली के स्पर्श मात्र से क्या एक सूखी लकड़ी का पोटा जल उठता है? तो प्रश्न यह है नहीं, मतलब प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। उत्तर यह है कि हर लकड़ी के अंदर आग व्याप्त होती है, बस आवश्यकता होती है चिंगारी के स्पर्श मात्र। जैसे ही चिंगारी लग जाएगी वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रतिभा सबके अंदर होगी, आवश्यकता होती है चिंगारी की। जैसे चिंगारी में आग मतलब वो लग जाएगी, चिंगारी लग जाएगी, 6 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो जलना शुरू हो जाएगी। तो एक चीज याद दिलाइएगा, पारस पत्थर बहुत ही मूल्यवान चीज है, इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं कि देखिए चूंकि ज्ञान ध्यान और ज्ञान, ध्यान लगाओगे तो ज्ञान होगा और ज्ञान से जो आप काम करोगे उसमें आप निश्चित रूप से अच्छे से सफलता पाओगे, सफल हो नहीं होगे, सोचने की जरूरत उसमें नहीं है। तो जैसा कि हम ये चाहते हैं कि आप सभी को, सोसाइटी के सारे लोगों को, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, व्यापार में जुड़े हुए। जितेंद्र जुबे जी हैं क्या? नहीं है क्या जितेंद्र जी? कहाँ है सर जी? हेलो, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और बहनों को प्रणाम। मेरा काम एक छोटा सा गाड़ी का ही है और कम से कम 15 साल हो गए और मैं समझिए कि पहले तो 6-7 हज़ार की नौकरी करता था, लेकिन बीच में तो मैं लाखों रुपये कमाया, लेकिन अब कोरोना काल से थोड़ा सा काम कम हो गया, फिर भी घर परिवार चला सकते हैं। और 4 लड़की हैं हमारे पास, जिसमें 3 लड़कियों का विवाह मैं कमा कर ही किया हूँ और जो भी मैं यहाँ घर और बनाया हूँ सब कमाई के ही है, इसमें मेरा मैडम का भी हाथ है। तो बस मेहनत किए हैं तभी
सफलता पाए हैं। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, परिश्रम करना काम है, लेकिन फल तो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। इसलिए सभी भाइयों को बस यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। भाई है नहीं तो बताइए किस तरह से पार्टनर है। आपने 2 लाख दिया है ना मुझे। ऐसे नहीं हो तो है ना कि छुपाना चाहते हो उसको? छुपाने की क्या बात है, वो मेरे पास था इसलिए मैंने दे दिया। जब हमें भी जरूरत पड़ेगी आपसे ले लीजिए। बिल्कुल लेन तो चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो चलता नहीं है, हमने भी उसको किस रूप में लिया है। समझिए आप हमारे पार्टनर हैं, आपका पार्टनर का प्रॉब्लम हर महीने जाता है, बिल्कुल है कि नहीं? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ अब इस चीज पे, इनका दुबे जी का 2 लाख रुपए मेरे पास है। इनके पास पैसा पड़ा हुआ था, बोले कि मेरे पास कुछ पैसा है। मैं बैंक में रहता तो कितना मिलता दुबे जी, बताते जाइए। बैंक में रहता तो मुझे महीने के 1 लाख का 7,000 रुपये मिलता, लेकिन शर्मा जी ने हमें 4,000 रुपये पर मंथ देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं। और शर्मा जी को और भी जरूरत पड़ेगी तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जितना हमारा शक्ति होगा उतना मैं हेल्प करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये हेल्प नहीं है, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये आप समझिए मेरे पार्टनर है। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी बिजनेस तो आगे बढ़ाना होता है तो फंड की जरूरत होती है। कुछ लोग आते हैं बहुत सारे, मैं तो 122 में रहता था, अभी भी वहाँ के लोग कुछ लोग बीच में आते थे तो साइड घूम के जाते थे। तो वही श्रमिक कुंज में रहते थे तो आते थे तो पूरा साइड घूमते थे, घूम के आके जब ऑफिस में बैठते थे तो पूछते थे कि आप यहाँ नौकरी करते हैं क्या? तो वो लोग पूछते थे आप यहाँ नौकरी करते हैं क्या? जब उनको ये पता चलता था कि नहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ के ऑनर है, तो उनको विश्वास नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था। तो आने के मुताबिक वहाँ हम लोगों की सोच उसी लेवल, सोच को ऊंचा नहीं उठाए, इसलिए ऊंचा नहीं उठे, हम वहीं से उठ के काफी ऊपर निकले। और बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे यहाँ पास में आते हैं, बैठते हैं। कभी कभी एक लोगों का प्रश्न ये होता है कि ये देखिए ज्ञान की बात है कि लोगों का प्रश्न ये होता है कि आप बहुत कम समय में बहुत आगे निकले, जबकि हमसे कम समय में बहुत लोग मेरे से भी बहुत आगे निकले होंगे जो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे निकले होंगे, आप देखे होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि उन लोगों को लगता है घर का पैसा, घर का पैसा था लेके उन्होंने लगा दिया जमीन खरीद। नहीं, हम कहते हैं कि अगर किसी काम को करना है, किसी व्यवसाय को करना है, तो धन और मन अगर आप तन और मन अगर आपका है, मन से अगर विचार अच्छे हैं आपके, तो धन की कमी होती नहीं है, अनायास पूरी हो जाती है। तो उसमें एक बात मैं बोलता हूँ, हमेशा कहानी बताता हूँ कि देखिए अगर आगे बढ़ना है तो आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हम उन लोगों को कहानी सुनाते हैं, हो सकता सुनाए भी हो, दोबारा सुना देते हैं। उस कहानी का एक सार है, एक वर्ल्ड फेमस पेंटर थे, इस चीज को शायद सुनाए भी हो, वर्ड दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। वर्ल्ड फेमस पेंटर थे वो पिकासो, उनका नाम था पिकासो। बैठिए सर। वर्ल्ड फेमस पेंटर थे पिकासो। जब वो टहलते हुए पार्क में निकले, पार्क में जब निकले, एक मॉर्निंग वॉक में एक महिला आई, उनको पहचान ली और देख ली और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि सर जी प्लीज मेरे लिए एक पेंटिंग बना दी। तो पिकासो बोले कि बेटा देखो मेरे पास ना तो पेन है, ना कॉपी है, ना कलम है, मैं कैसे तुम्हारे लिए पेंटिंग बना सकता हूँ? तो बोली पर्स से निकाल के दी, बोली सर जी मेरे पास पेन भी है और पेज भी है, आप प्लीज मेरे लिए एक स्केच बना दीजिए। तो पार्क की बेंच पे बैठे और स्केच बनाने लगे। 20 मिनट स्केचिंग किए और उसको दे दिए कि बेटा ये ले जाओ, इसकी कीमत तुम्हें हजारों में मिलेगी। जब वो स्केच लेके पहुंची तो देख रही है कि जहां भी जाती थी आर्ट गैलरी में कोई हजारों की कीमत दे रहा, कोई 20,000 दे रहा, कोई 30,000। फिर आगे गई तो लाखों तक उसकी कीमत पहुंच गई। अब उसको नींद आना हराम हो गया।
रात में सोने की कोशिश की, नींद ही नहीं आई उसकी। अगले दिन सुबह ही सुबह 5 बजे उठ के पहुंच गई पिकासो जी के घर के सामने। जब घर के सामने पहुंची, जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह 4 बजे निकले तो पैर पकड़ ली। अब बोली कि सर आप प्लीज मुझे अपना शिष्य बना दीजिए, मतलब अर्ध विक्षिप्त की तरह से। वो उठाए लेके गए, पानी उन्हें मिलाए, कूल डाउन किए और उसके बाद बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। आखिर बताओ ऐसा क्या चीज है कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? तो जो आपने स्केच बना के दिया था उस स्केच की कीमत लाखों में मिल रही है, इसलिए मैं डिसीजन ली हूँ कि मैं भी आपका शिष्य बनूंगी और ऐसा ही पेंटिंग बनाना सीखूंगी। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो बोले ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूंगा, लेकिन एक दिक्कत है मुझे। तो उस महिला ने पूछी कि क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला देखो बेटा, जो मैं पेंटिंग बनाया हूँ और जो पेंटिंग बनाने का तरीका है उसको मुझे सीखने में 30 साल का समय लगा। अगर तुम्हारे पास 30 साल का समय है तो मोस्ट वेलकम, आ जाओ, तुम मेरा शिष्य बन जाओ। तो प्रश्न का उत्तर भी मतलब जो पेंटिंग बनाने का तरीका उसको सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। अगर बेटा तुम्हारे पास 30 साल का समय है तो आ जाओ, तुम मेरा शिष्य बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने के मुताबिक वो जो पिकासो 20 मिनट में बनाए हैं, तो जो तरीका सीखने में उनको समय लगा है वो 30 साल का समय। तो कोई भी इंसान कहते हैं ना जब जगे तब सवेरा, अपने कर्मों को कहते हैं कि सदकर्म और बदकर्म दो ही चीज होता है। हम तो हमेशा कहते हैं शरीर के अंदर खुशबू है, शरीर के अंदर खुशबू भरी पड़ी है। अब ये है कि आप खुशबू फैलाते हैं या बदबू फैलाते हैं, सेम वही चीज है, वही कहानी है। कि 30 साल का समय था जब मैं नौकरी पीरियड में आया था। आज मिश्रा साहब है, उसी समय से दोस्ती हुई, आज भी दोस्ती बनी हुई है। पांडे साहब है, उनसे भी दोस्ती बनी हुई है। तो जितने भी है, अगर मैंने अच्छा कर्म, कहते हैं कि किए हुए कर्म कभी जाया नहीं होते, चाहे बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो। अगर आपने बुरा कर्म किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो विथ इंटरेस्ट आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब जो लोग मुझे जानते थे जब प्लाटिंग स्टार्ट किया था, मैंने कभी कोई जीवन में प्लाट नहीं बेचा था। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, जीवन में सफल होना या व्यापार में सफल होना तो सिर्फ एक ही तरीका है। कहते हैं कि अपने जीवन में अगर उन्नति करना है तो नैतिक कार्य प्रणाली को अपनाइए। अपने जीवन में अगर उन्नति करना है तो नैतिक कार्य प्रणाली को अपनाइए, विश्वसनीय उत्पाद और सेवाओं को बनाइए। जो व्यक्ति या कंपनी इस चीज को बनाने में सफल होगा, दुनिया में उसे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। ये किसका कथन है? नौसेठ से टाटा का कथन है। आज टाटा कंपनी देखिए 100 सालों से ऊपर, 150 साल या 200 सालों के, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी वो पीछे है? अगर देखा जाए तो लोग मानते हैं कि मुकेश अंबानी और अभी गौतम अडानी आ गए कि मुकेश अंबानी अपने हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी है, लेकिन नहीं, रतन टाटा कंपनी सबसे बड़ी कंपनी देश की। ये है कि वो अपनी कमाई का लगभग 60% चैरिटी कर देते हैं, चैरिटी को कर देते हैं। अपने प्रॉफिट का 60% चैरिटी करते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। बाकी गौतम अडानी या मुकेश अंबानी वो अपने पास रखते हैं।